आज हम मैनावती की कहानी सुनेंगे। मैनावती एक ऐसी रानी जो सारा दिन सोया करती थी और शाम होते ही जाग जाया करती थी। एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। साहूकार का घर सारे सुखों और सुविधाओं से भरा था, परंतु फिर भी साहूकार और उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहते थे, क्योंकि उनकी कोई संतान ही नहीं थी। साहूकार ने अपनी पत्नी का सभी वैद्य और हकीम से इलाज करवा लिया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। साहूकार अब सारी उम्मीदें छोड़ चुका था। लेकिन साहूकार की पत्नी की उम्मीद बाकी थी। वह पूरे विश्वास के साथ भगवान से मांग रही थी और सारा दिन भगवान के चरणों में निकाल दिया करती थी। परंतु साहूकार इन सब चीजों से चिढ़ने लगा था। लेकिन साहूकार की पत्नी को पूर्ण विश्वास था कि उसकी गोद जरूर भरेगी। फिर अचानक एक दिन साहूकार की छत पे मैना पंछी का जोड़ा आ जाता है और वही अपना घोंसला बना लेता है और उस घोंसले में एक अंडा देता है। मैना पंछी का जोड़ा हर दिन सुबह भोजन की तलाश में निकल जाया करता था और शाम होते ही अपने घोंसले में लौट आता था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि मैना पंछी का जोड़ा पलटकर अपने घोंसले में नहीं आता है। इस बात से साहूकार की पत्नी बहुत दुखी हो जाती है और हर दिन मैना पंछी के जोड़े की राह देखती है, परंतु वह लौट कर नहीं आता है। फिर साहूकार की पत्नी ही उस अंडे का ख्याल रखने लगती है और सारा दिन उसे अंडे के पास रहती है। अंडा हर दिन दुगना होता जा रहा था। फिर एक दिन अचानक अंडा तरबूज के आकार का हो गया। साहूकार की पत्नी भागते हुए उसके पति को बुला कर लाई और छत पे आकर अंडे को हाथ लगाया। अंडा फट गया और उसमें से एक छोटी सी बच्ची निकली। साहूकार की पत्नी ने उसे झट से गोद में उठा लिया और उन दोनों ने उसका नाम मैनावती रखा। साहूकार और उसकी पत्नी मैनावती का ऐसे ख्याल रखने लगे जैसे वह उनकी अपनी बेटी हो और मैनावती का लालन पालन बहुत अच्छे से किया। फिर एक दिन मैनावती अपनी सखी के साथ आम के बगीचे में उससे बातें कर रही थी। तभी उस राह से वहाँ का राजा गुजर रहा था। जैसे ही उसकी नजर मैनावती पर गई, वह उसे देख मोहित हो गया और उसने अपने सिपाही को आदेश दिया। सेनापति, ये कन्या कौन है और कहाँ रहती है, पता करो। जी हुकुम। सैनिक साहूकार के घर का पता लगाकर उसके घर पहुँच जाते हैं। साहूकार जी, आपको महाराज ने याद किया है, आपको हमारे साथ चलना होगा। ठीक है, चलिए मैं आता हूँ। साहूकार महल में पहुँच जाता है और महाराज के सामने प्रस्तुत होता है। महाराज बड़े ही आदर और स्नेह के साथ साहूकार से बैठने को कहते हैं। देखिए साहूकार जी, हमने आपकी बेटी को बगीचे में टहलते हुए देखा है और हमें आपकी बेटी बहुत भा गई है। हम उनसे विवाह करना चाहते हैं। साहूकार जब यह बात सुनता है तो प्रसन्नता से झूम जाता है और विवाह के लिए स्वीकृति दे देता है। कुछ ही दिन में मैनावती का विवाह हो जाता है। विवाह करके मैनावती जब महल में जाती है तो राजा की पहली पत्नी उससे ईर्ष्या करती है। मन ही मन जल भुन जाती है। मैनावती के अधिक खूबसूरत होने के कारण अब राजा मैनावती के आस पास ही रहने लगा था। मैनावती सुंदर होने के साथ साथ अधिक बुद्धिमान भी थी, इसलिए राजा अपने दरबार की सारी गुत्थियां मैनावती के पास लाने लगा था, जिससे कि उसे बड़ी रानी के पास तक जाने का समय नहीं मिल रहा था। इसी बात को लेकर बड़ी रानी मैनावती को महल से निकालने में लग गई थी और चालें बुनने लगी थी। एक दिन बड़ी रानी मैनावती के पास गई और कहने लगी, अरे मैना सुंदरी, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जान किस में है। रानी सा, जैसे हर इंसान की जान उसके हृदय में होती है, वैसे ही मेरी जान भी मेरे हृदय में ही है। देखो मैना सुंदरी, अब तुम राजघराने की रानी बन गई हो और तुम्हें तो पता होगा कि राजघराने में जान का खतरा तो बना ही रहता है और तुम्हारी जान बचाना भी हमारा कर्तव्य है। इसीलिए मैना सुंदरी, हमें बताओ कि तुम्हारी जान किसमें है। मैनावती बहुत भोली थी, इसलिए उसने रानी को सारी बात बता दी और कहने लगी, महारानी सा, मेरे घर के आंगन में एक कुआं है। उस कुएं में एक बक्सा रखा हुआ है और उस बक्से में एक छोटी सी डिबिया है। उस डिबिया में एक मोतियों की माला है। उसी माला में मेरी जान है। रानी अपनी चाल में कामयाब हुई और वहां से चली गई। लेकिन मैनावती सोच में पड़ गई। तभी राजा वहां आ गए और मैनावती से कहने लगे, अरे मेरी प्रिय पत्नी किस सोच में पड़ गई है। महाराज, अगर मैं मर जाऊं
तो मेरी लाश को जलाना मत। ये कैसी बातें करने लगी हो तुम? जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें एक खरोंच भी नहीं आने दूंगा। महाराज कृपया मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। यदि मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को जलाना मत। मेरे लिए एक महल बनवाना और उस महल की दीवारें बहुत बड़ी बड़ी बनवाना कि कोई अंदर ना आने पाए, और उस महल में मुझे रख देना। और हाँ, उस महल में खाने पीने से लेकर सारी जरूरत का सामान रखवा देना। अरे मेरी प्रिय सुंदरी, बस बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ, मेरे पास आओ। ये कहते हुए राजा मैनावती को गले से लगा लेता है। जैसे ही उसका हाथ मैनावती को छूता होता है तो पता चलता है कि मैनावती बुखार से तप रही है। राजा तुरंत वैद्य को बुलवाता है। वैद्य मैनावती की जांच करता है तो पता चलता है कि महाराज घबराने की कोई बात नहीं है, रानी सा गर्भवती है, आपके महल का कुलदीपक आने वाला है। खबर सुनते ही पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। महल में चारों ओर खुशी का माहौल था। परंतु जब बड़ी रानी को ये खबर मिली तो क्रोध में आ गई और अपनी नौकरानी से कहा, सुनो, तुरंत गोताखोरों को बुलवाओ। नौकरानियां गोताखोरों को बुलवा आती है। तब रानी उनसे कहती है, तुम्हें छोटी रानी के मायके जाना होगा, वहां तुम्हें छुप कर रहना है, और जिस वक्त छोटी रानी के माता पिता घर में ना हो उस वक्त उनके घर में घुस जाना और देखना उनके घर के आंगन में एक कुआं है। उस कुएं में एक संदूक रखा है। रानी का हुक्म सुनकर गोताखोर मैनावती के घर की ओर चल दिया और इंतजार करने लगा। जैसे ही उसने मौका देखा, घर में घुस गया और कुएं से संदूक बाहर निकाल लिया। जैसे ही उसने संदूक को हाथ लगाया, मैनावती की तबीयत बिगड़ गई। उधर गोताखोर ने जब संदूक खोला तो देखा कि रानी के कहे अनुसार उसमें एक डिबिया थी। गोताखोर ने डिबिया उठाई और उसे लेकर चल दिया। गोताखोर महल में पहुंच गया और डिबिया ले जाकर रानी को दी। जैसे ही रानी ने डिबिया खोली, मैनावती की सांस चिपक गई। महारानी ने मोतियों की माला निकालकर उसके गले में पहन ली और बहुत खुश हुई। उधर राजा को वैद्य ने कहा, महाराज कृपया मुझे क्षमा करे, परंतु महारानी अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनते ही महाराज अपनी सुध खो बैठा और जोर जोर से रोने लगा। कुछ देर बाद सेनापति आया और कहने लगा, महाराज, रानी सा का अंतिम संस्कार का समय हो गया है, कृपया आप आदेश दे। नहीं, इनका अंतिम संस्कार नहीं होगा। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? अंतिम संस्कार तो इनका अधिकार है। हाँ सेनापति, हम जानते हैं, लेकिन तुम महल के बाहर एक दूसरा महल बनवाओ और उस महल की दीवारें बहुत ऊंची ऊंची बनाना, और उस महल के अंदर खाने और पीने का सामान और सभी जरूरत की चीजें रखवा दो और रानी का आसन तैयार करवा दो। उस महल के अंदर इन्हें आसन पे बैठाना है। यही हमारी रानी की अंतिम इच्छा थी। सिपाहियों ने आदेश अनुसार राजमहल के बाहर एक महल तैयार करवाया और मैनावती को आसन सहित वहां बैठा दिया। राजा बहुत दुखी था। मैनावती के जाने के बाद वह हर समय अकेला और शांत रहने लगा था। राजसी काम काज से भी उसकी रुचि खत्म हो गई थी। वो हर दिन मैनावती के महल के बाहर चक्कर लगा के आ जाता। एक दिन राजा सोच में बैठा था, तभी अचानक उसे मैनावती की आखिरी बार कही गई बात याद आई। तब राजा ने सोचा, मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार हो, ये तो हमारे धर्म में पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है, तो फिर मैनावती ने मुझे अंतिम संस्कार के लिए इनकार क्यों किया? और फिर ये क्या, एक महल के अंदर सिंहासन पर बैठने की इच्छा, और तो और ये भी कहा कि सभी जरूरत का सामान रखवाया, खाने पीने की सारी चीजें। आखिर क्यों? क्या मेरी प्रिय मेरे पास वापस आ जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वेद जी ने स्वयं देखकर बताया था कि उनकी सांसें बंद हो गई है, लेकिन मुझे यह सब देखने के लिए महल के अंदर एक बार तो जाना होगा। यह जानने के लिए राजा मैनावती के महल के बाहर चक्कर लगाने गया तो अचानक उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आई। राजा महल के अंदर गया तो देखता है मैनावती नीचे मृत अवस्था में है
और उसके पास एक बच्चा रो रहा है। राजा ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे चुप करवाने लगा। बच्चा थोड़ी ही देर में शांति से राजा की गोद में सो गया। राजा ने उसे मैनावती के पास सुला दिया और वहां से चला आया। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। वह बच्चा अब बड़ा हो गया था और बोलने लगा था। इसलिए राजा ने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है? यह है मेरी माँ। राजा ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गया था। उसके बाद राजा ने उस बच्चे से पूछा, क्या तुम्हारी माँ उठती नहीं है? हर समय सोती ही रहती है। नहीं नहीं राजा साहब, मेरी माँ उठती है। मेरी माँ रात में जागती है, मुझे बहुत प्यार करती है, खाना खिलाती है और सुबह होते ही सो जाती है। अच्छा बेटा, तुम मेरा एक काम करना, जब तुम्हारी माँ आज रात में उठे तो तुम उनसे ये पूछना कि वो सारा दिन क्यों सोती है और रात में ही क्यों जागती है। ठीक है, आज जब मेरी माँ उठेगी तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा। राजा महल से चला गया। रात होते ही मैनावती जाग गई और उसके बच्चे से खाने के लिए कहा। तब वह बोला, नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। अरे बेटा, आजकल तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं खाना खा चुका हूँ, लेकिन मैं तो अभी उठी हूँ। तो फिर तुम्हें खाना किसने खिलाया और कब खाया तुमने खाना? माँ, राजा साहब ने मुझे खाना खिलाया है। राजा साहब हर दिन आते हैं और मुझे खाना खिलाते हैं, मुझसे बातें करते हैं और मुझे तुम्हारे पास सुला के चले जाते हैं। और हाँ माँ, उन्होंने मुझसे ये कहा है कि तुम्हारी माँ से पूछना आखिर वो सारा दिन क्यों सोती है और रात होते ही जाग जाती है, इसका क्या रहस्य है? लगता है अब राजा को सच्चाई बताने का समय आ गया है। बेटा, कल जब महाराज आए तो उनसे कहना, मेरी माँ की जान बड़ी रानी के गले में है। उनके गले में जो मोती की माला है उसी में मेरी माँ की जान है। जब रानी रात में माला उतार देती है तो मेरी माँ के शरीर में जान आ जाती है और सुबह उठकर रानी उसे पहन लेती है, जिसकी वजह से मेरी माँ निष्प्राण हो जाती है। ठीक है माँ, मैं कह दूंगा। अगले दिन जब राजा आता है, बच्चा सारी बात बता देता है। राजा सारी बात समझ जाता और महल में जाता है। मोतियों की माला लेने के लिए बड़ी रानी के पास जाता है और कहता है, अरे महारानी, ये मोतियों की माला तो काफी पुरानी लगती है। आपने इसे अपने गले में क्यों पहनी है? यह तो आपकी सुंदरता पे नहीं जगती। इतनी हल्की और सस्ती माला आपको नहीं पहनना चाहिए। आप पर तो हीरे से जड़ी हुई माला ही जचती है। इसे उतार दीजिए। महाराज कृपया मेरी बात सुनिए। ये मोती की माला मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मेरी माँ के देहांत के बाद मेरे गांव के व्यक्ति ने मुझे ला कर दी है, इसलिए कृपया मुझे इसे पहनने दीजिए। राजा की यह नीति फेल हो जाती है। राजा मैनावती के महल आ जाता है। तभी वह उस बच्चे से कहता है, बेटा अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी महाराज, बताइए मुझे क्या करना होगा? मैं तुम्हें किसी बहाने से महल लेकर जाऊंगा। तुम जब महल में जाओगे तो बड़ी रानी के गले में वह माला है, उस माला के लिए जिद करने लग जाना और कहना, मुझे इसी माला से खेलना है, और तब तक उस माला को मत छोड़ना जब तक रानी वो माला तुम्हें उतार कर ना दे दे। राजा फिर से रानी के पास आता है और उससे कहता है, महारानी, मेरे मित्र की पत्नी का देहांत हो गया है और उसका एक छोटा सा बच्चा है। मेरा मित्र उसकी पत्नी के गम में डूबा हुआ है और बच्चे की देखभाल सही से नहीं कर पा रहा। क्या आप उस बच्चे की देख रेख करें तो मैं उसे कुछ दिनों के लिए महल ले आऊं? क्या आप उसे रख लोगी? हाँ महाराज, आप उस बच्चे को ले आइए। वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है, इस बहाने में एक बच्चे के साथ भी रह लूंगी। मैं उस बच्चे की देखरेख अपने बच्चे की तरह ही करूंगी। राजा बच्चे को महल में ले आता है। रानी बच्चे को देखते ही गोद में उठा लेती है। वह जैसे ही उसे गोद में लेती है, बच्चा वह मोती की माला पकड़ लेता है और कहता है, मुझे यह माला चाहिए, मुझे इससे खेलना है। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत से खिलौने मंगवाती हूँ। इसे छोड़ दो बेटा, ये खेलने की चीज नहीं है। नहीं नहीं रानी जी, मुझे यही चाहिए। महाराज, मुझे ये माला चाहिए।
महारानी, आप इस बच्चे के साथ बच्ची क्यों बन रही हो? उसे ये माला दे दो, रो रहा है वो। जब उसका मन भर जाएगा, आप समझाकर प्यार से वापस ले लेना, तब तक उसके लिए नए खिलौने मंगवा देंगे। रानी सोच में पड़ गई और सोचने लगी, ठीक है, थोड़ी ही देर में दूसरे खिलौने आ जाएंगे, तो यह माला इससे ले लूंगी, देना ही पड़ेगी। रो रो कर मर गया तो मुझे दोषी माना जाएगा। यह सोचते हुए रानी उसे माला दे देती है। थोड़ी देर तक बच्चा उस माला से खेलता है, लेकिन जैसे ही रानी किसी कार्य में व्यस्त होती है, उसी पल बच्चा महाराज को वो माला दे देता है। राजा उस बच्चे और माला दोनों को लेकर वह मैनावती के महल जाता है और वह माला उसके गले में डाल देता है। मैनावती उसी समय होश में आ जाती है। राजा उसे गले लगा लेता है। उसके बाद राजा मैनावती को समझाता है, मुझे हमारे बेटे ने सब कुछ बता दिया था। बड़ी रानी ने जो तुम्हारे साथ किया है, उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी, लेकिन तुम्हें कुछ पल के लिए और यही रुकना होगा। हमारे बच्चे के साथ मैं थोड़ी देर का काम करके फिर तुम्हें लेकर जाऊंगा, तब तक तुम इंतजार करो। राजा महल में आता है तभी, महाराज वो बच्चा कहाँ गया है? और उसके पास मेरी मोती की माला थी, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मुझे लगा आपके साथ होगा, लेकिन आपके साथ तो नहीं दिख रहा है। महाराज बोलिए, कहाँ गया वो बच्चा? उस बच्चे को मैंने सुरक्षित जगह छुड़वा दिया है। सैनिकों से पता चला है महल में हमला होने वाला है और हमलावर तुम्हारी जान लेना चाहते हैं। नहीं नहीं महाराज, मेरी जान बचा लीजिए। आप बताइए मुझे कहाँ छुपना है, मैं कहीं भी रह लूंगी। तुम निश्चिंत रहो, हमने तुम्हारे लिए एक विशेष स्थान तैयार करवाया है। जब तक मामला शांत नहीं होता है, तुम्हें उस तहखाने में रहना पड़ेगा। ठीक है महाराज। ठीक है, तो आओ मेरे साथ। महारानी जी, क्या आप जानती हो आपको यहाँ क्यों लाया गया है? नहीं नहीं नहीं, यह तो आपके कर्मों का फल है। आपने जलन और ईर्ष्या में आकर मैनावती से उनकी जिंदगी छीन ली। वो तो भगवान ने हमारा साथ दिया और हम उनकी जान बचाए, नहीं तो उनकी सारी जिंदगी एक उम्र कैद की तरह हो जाती और हमारा बच्चा भी इसी जिंदगी को गुजारता। अब ये सब तुम्हें भुगतना है। जब तक तुम्हारी सांसें बंद नहीं हो जाती, तुम इस कैद से बाहर नहीं आओगी। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए। महाराज सुनिए, महाराज, महाराज बड़ी सुनिए, रानी को हमें क्षमा कर कैद में दीजिए। डालने के बाद राजा फिर से मैनावती के महल जाता है और सम्मान के साथ उसे महल लेकर आता है और उसे मुख्य महारानी का पद देता है।